हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, क्लास 8, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहले मैंने आप लोगों को एक और चैप्टर पढ़ाया था ज्योग्राफी का, दैट इज रिसोर्सेज। दिस इज सेकेंड चैप्टर। ओके, सो इसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे लैंड का। अब लैंड क्या है कि जिसपे ऑब्वियसली हम लोग रहते हैं, जिसपे हमारा घर बना हुआ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे पार्क्स बने हुए हैं, यही बेसिकली लैंड है। ठीक है, तो जो लैंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर ये लैंड नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर ये बिल्डिंग्स भी नहीं होती, इंडस्ट्रीज भी नहीं होती बड़ी बड़ी, और पार्क्स भी नहीं होते, एग्रीकल्चर भी नहीं होता, वेजिटेशन भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अब अर्थ का जो मतलब कि अर्थ का जितना भी पूरा टोटल सरफेस है उसका 30 पार्ट लैंड से कवर्ड है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है लैंड। ये क्या कवर करता है? 30% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस कवर करता है। अब देखो, लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू वेरिड कैरेक्टर्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड्स हैं, ठीक है, और उन पे उस हिसाब से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का। जैसे माउंटेन एरियाज में देखो वहां पे पॉपुलेशन कैसी होती है, प्लेन एरियाज में देखो वहां पे पॉपुलेशन कैसी होती है, डेजर्ट एरिया में देखो वहां पे पॉपुलेशन कैसी होती है, और कितना जिंदा रह पाते हैं ये लोग। तो इसको बोलते हैं एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा तो लोग जो होते हैं वो प्लेन्स पे ही रहते हैं, नॉट इन डेजर्ट्स और माउंटेन्स। ऑल्दो माउंटेन्स और डेजर्ट में भी ज्यादा लोग रहते हैं, बट जितना प्लेन पे रहना लोग पसंद करते हैं उतना कहीं और पे कंफर्टेबल नहीं होते। वो तो एक उसकी बात है कि उनको रहते रहते जो माउंटेन वाले पीपल होते हैं और डेजर्ट वाले पीपल होते हैं कि उनको एक हैबिट बन जाती है रहने की वहां पे। बट जो मोस्ट प्रेफरेबल जगह है वो क्या है? प्लेन। प्लेन क्यों? क्योंकि ना तो वहां पे उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, ना ही वहां पे हर जगह पे सैंड सैंड है, जहाँ पे हम मतलब बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, रग्ड टोपोग्राफी, steep slopes of the mountains, low-lying areas। अब जो ये बेकार सी टोपोग्राफी, सो रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। रग्ड टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट फिजिकल फैक्टर्स का, हमारे मतलब लैंड पे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स वगैरह का अरेंजमेंट करना एक साथ। तो ये बेकार सा अरेंजमेंट। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स का क्या मतलब है? जो माउंटेन्स के एकदम खड़े ढलान होते हैं, लाइक जैसे एकदम ऐसे ऐसे होते हैं ना कुछ माउंटेन्स की, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है ना, तो इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप्स। और लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज मतलब जहाँ पे सी लेवल आ जाता है उसको बोलते हैं लो लाइंग एरियाज। susceptible to waterlogging, desert area, thick forested area are normally sparsely populated and or uninhabited। इसका मतलब क्या है? ऐसे एरियाज जो होते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि माउंटेन्स वाले एरियाज में, डेजर्ट वाले एरिया में बहुत ही कम लोग रहना पसंद करते हैं, तो फिर क्या लिखा गया यहाँ पे? नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड। बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है ऐसी जगहों पे, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट है बिल्कुल। अब आपने ऐसा सुना है कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है या जो मैडागास्कर फॉरेस्ट है, वहाँ के आसपास, मतलब आसपास तो रहते हैं लोग बट उसके अंदर कोई नहीं रहता ना, तो इसी वजह से बस। ठीक है, अब प्लेन्स एंड रिवर्स, वैलीज किसके लिए यूज होता है? बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, और ये होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। एज आई टोल्ड यू कि प्लेन्स आर वेरी पॉपुलेटेड, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स। सो इसी वजह से ये जो होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं।
देखो हम लोग माउंटेन्स पे घूमने जाते हैं, बहुत लोग दुबई भी जाते हैं जहाँ पे वो पूरा डेजर्ट टाइप बना हुआ है, राजस्थान भी जाते हैं घूमने के लिए। बट ऐसी जगह है ना सिर्फ 4-5 दिन घूमने के लिए अच्छी लगती हैं, बट जो रहने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है, एक प्रॉपर सब कुछ हमें चाहिए होता है, उसके लिए हमें प्लेन्स ही अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों? लैंडस्लाइड हो गया कभी, माउंटेन के पास आपका घर है, गिर सकता है। ऐसे ही डेजर्ट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं कि भाई पानी की कमी हो गई, वहां पे पानी की कमी होती है तो लैक ऑफ वाटर हो गया। फिर फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट में क्या भाई जंगली जानवर, वहां पे हमें वाइल्ड एनिमल से बहुत ज्यादा खतरा है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं कभी भी। तो ऐसे एरियाज में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सिर्फ जो मैंने बताया सिर्फ वही फैक्टर्स नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर फ्यू आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो लैंड यूज, लैंड का यूज की डेफिनेशन। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लैंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। जो एग्जाम्पल्स आपको स्टार्टिंग में मैंने दिए थे वही लिखे हुए हैं यहाँ पे भी। किस किस चीज के लिए यूज होता है? एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, फॉरेस्ट्री करने के लिए, माइनिंग क्या होता है? जो हम रिसोर्सेज की माइनिंग करते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, लाइक जो एकदम अंडरग्राउंड जाके हम लोग रिसोर्सेज को ऊपर लेके आते हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, उसको बोलते हैं माइनिंग। बिल्डिंग हाउसेस, ये तो आपको पता ही है। रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये जो कॉमनली यूज टर्म्स है इन्हें हम बोलते हैं लैंड यूज। ये एक तरीके से हम लैंड का यूज ही तो कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। बट आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, उस तरीके से हम लैंड का यूज तो कर रहे हैं, बट अब उससे क्या हो रहा है कि जैसे कि ह्यूमन की ग्रीड्स बढ़ रही है ना, जैसे मैंने आपको रिसोर्सेज वाले चैप्टर में समझाया था, बिल्कुल सेम वही बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि रिसोर्सेज हमारे पास इतने अवेलेबल है कि हमारा काम हो जाए, बट इतने अवेलेबल कभी नहीं हो सकते कि किसी की भूख मिटा दें, लाइक ग्रीड। तो वही सेम चीज लैंड और आगे जो हम वाटर, सॉइल वगैरह पढ़ेंगे, इनके साथ भी सेम चीजें हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ लैंड, अब जो हमारा यूज ऑफ लैंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिजिकल, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अरेंजमेंट करना हर चीज का। सॉइल, वहां की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहां पे हर एक चीज की अवेलेबिलिटी देखी जाए। क्लाइमेट तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, क्यों? अगर हम ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जो हमारे को सूटेबल ही नहीं है, तो हम वहां पे कैसे रह सकते हैं, वो भी अपनी पूरी जिंदगी। ठीक है, तो ये सब कुछ देखा जाता है। अच्छा, अब जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो, जैसे कि आप अंटार्कटिक ले लो, आर्कटिक ले लो, वहां पे बहुत ही ऐसे लोग रह सकते हैं जो वेल ट्रेन्ड हो ऐसी जगहों पे रहने के लिए, या जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान हो गया या फिर दुबई हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो वहां पे भी सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिनको रहने की हैबिट पड़ी हुई हो, और बहुत सारी जगहें तो ऐसी भी होती हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, ऐसी जगहें जहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि वो लोग वहां का क्लाइमेट को बिल्कुल भी अपने से वो नहीं कर सकते, लाइक मैच। ठीक है, तो अब जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो क्या होता है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। लैंड यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं? पॉपुलेशन होगी तभी तो लैंड का यूज करेगी, टेक्नोलॉजी होगी तभी पॉपुलेशन भी उस लैंड का यूज कर पाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। अब एक तो बेसिस हो, अब जो यूज ऑफ लैंड है वो दो चीजों पे वो हो गया, एक तो फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स में डिवाइड हो गया, और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे अलग अलग। अब जो प्राइवेट लैंड है वो तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं ओन करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जैसे कि आप अपने घर में कभी सुनते होंगे कि
आपके पापा मम्मी बात कर रहे हैं, हमने एक फ्लैट ले लिया, हमने एक मकान ले लिया, तो वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वहां पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कुछ भी, गवर्नमेंट वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता अपना, ठीक है। तो वो एक चीज हो गई प्राइवेट लैंड की तरह हो गई। जैसे कि आप जो घर है, अगर वो आपका खुद का घर है तो वो आपकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं उन लोगों को नहीं कह रही जो किराए के घर में रहते हैं, बट जिनका खुद का घर है उनको बोल सकती हूँ कि उनका वो एक प्राइवेट लैंड है। वहां पे गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे से कि हाँ भाई आपने इस जगह पे ऐसे क्यों कर रखा है, वैसे क्यों कर रखा है, ये क्यों बनवाया। वो लैंड आपका है तो आप उसको कुछ भी करो। तो ये चीज होती है प्राइवेट लैंड। अब कम्युनिटी लैंड, ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज, जो कॉमन यूज के लिए एक कम्युनिटी ओन करती है, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कम्युनिटी लैंड का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे ये सब कुछ मिले, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, ठीक है, मतलब मार्केट टाइप, वो एक कम्युनिटी लैंड है। वहां पे तुम कुछ भी करो, इन सब चीजों को खरीदो, उगाओ, कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब आती है ये लैंड इज लिमिटेड। अब हमने क्या पढ़ा कि 30% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस कवर्स लैंड, ठीक है। अब जो लैंड है वो सिर्फ 30% ही तो कवर कर रहा है, बाकी के 70% कुछ और है। वाटर हो गया, सॉइल हो गया, बिल्कुल जहाँ पे ड्रॉट पड़ा हुआ होता है वो वाली जगहें हो गई जहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम। तो जो मेन लैंड यूज है वो 30% है, ठीक है। तो अब हमें 30% यूज करना है। बट ये जो मालदीव्स हैं, मालदीव जैसी जगहें, दुबई जैसी जगहें, वो कहाँ पे बनी हुई है? पानी के ऊपर। अब लोगों ने पानी के ऊपर रहना शुरू कर दिया है, वाटर पोल्यूशन भी इस चीज से फैल रहा है, और ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे वही ग्रीड की बात आ गई कि भाई जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है, उस तरीके से हमारे पास लैंड नहीं है। लैंड इज लिमिटेड एंड पीपल डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है कि और इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए, लाइक एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। अब जो रूरल एरियाज वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं? अपने लैंड को एक्सपैंड करना चाहते हैं। किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। अर्बन एरियाज वाले क्या चाहते हैं कि और ज्यादा लैंड एक्सपैंड करें ताकि उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा हो, हाउसेज ज्यादा हो, इंडस्ट्रीज ज्यादा हो। तो इसमें बेचारा लैंड क्या करे, वो तो लिमिटेड है ना। अब इस तरीके से हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेकार कर रहे हैं, ठीक है। सो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल एरियाज इन अर्बन एरियाज एंड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज, ये है इसका एक्सपेंडिचर कि क्यों हम एक्सपैंड करना चाहते हैं और लैंड को अपने एरियाज बड़ा करना चाहते हैं बस, ठीक है, अपनी फायदे के लिए। बट जो नेचुरल रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उसे कोई नहीं देखता, बस अपनी ग्रीड दिखती है लोगों को, ठीक है। सो अब ये सब कुछ जो हो रहा है बेकार तरीके से, जो हम लैंड को यूज कर रहे हैं, उससे क्या क्या हो सकता है? इट लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे। लैंडस्लाइड्स वही जो मैंने आपको बताया कि माउंटेन है एक और इसका आधा पार्ट टूट के गिर गया तो उसको क्या बोलेंगे? लैंडस्लाइड होना, ठीक है। अब भी आपने जैसे मसूरी, देहरादून वाले एरिया में बहुत सुनते होंगे कि हाँ भाई वहां पे लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। तो ऐसे एरियाज में लैंडस्लाइड होता है, ओके। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का होना, डेजर्टिफिकेशन होना। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है कि जो सॉइल है वो भी खत्म होती जा रही है, लाइक उसकी फर्टिलिटी बेकार होती जा रही है। सो दिस इज बेसिकली सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। इसकी वजह से डेजर्ट्स भी खत्म होते जा रहे हैं। अब लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन का क्या मतलब है? दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर लैंड। सो लैंड कंजर्वेशन का क्या मतलब है? अब हमें किस चीज के लिए लैंड कंजर्व करना है? इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि लैंड का इतना पार्ट है, लैंड इस चीज के लिए यूज होता है, फिर उसके बाद उस पर क्या क्या बेकारी की चीजें हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज, ठीक है। तो उसके बाद
अब हमें कंजर्व किसके लिए करना है कि भाई अपनी ग्रीड्स को थोड़ा कम करो, सिर्फ इतना लैंड यूज करो जितना अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड कंजर्वेशन के लिए अफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of pesticides and fertilizers and check on overgrazing। सब कुछ छोड़ो, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि जो कैटल रेयरिंग नहीं करते लोग, जो भेड़ बकरियां चला के उनको घास वास खिलाते हैं, ग्रास ईटिंग कराते हैं अपनी शीप्स वगैरह को, जो उनकी पेट शीप्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं कैटल रेयरिंग। और वो जो ग्रास खाती हैं, जब वो ग्रास बहुत ज्यादा खा लेती हैं, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं ओवरग्रेजिंग, ठीक है। मतलब कि अब ओवर ईटिंग हो रही है, तो ये कैटल रेयरर्स को हटाना, अफॉरेस्टेशन करना, बेसिकली हमें क्या करना है, प्लांट्स ग्रो करने हैं, ऐसे एनिमल्स को एक ही जगह पे नहीं ले आना है ग्रास खिलाने के लिए, दूसरी दूसरी जगहों पे जाओ, क्योंकि देखो ये ग्रास को ईट अप करना भी बहुत जरूरी है। ये हमारे नेचर का रूल है कि कोई चीज अगर उगी है तो भाई वो एकदम खत्म भी होगी, तो इसके लिए भी कोई पैदा हुआ है। बट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एक ही जगह की अगर सारी ग्रास ये लोग खा लेंगे तो दैट्स कॉल्ड ओवर ग्रेजिंग, कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो रही है, अब नहीं हो सकता। लैंड रिक्लेमेशन मतलब लैंड को ठीक ठाक रखना, उसका अच्छे से यूज करना। सबका मतलब इस पूरे चैप्टर में बस यही है कि लैंड को एक नेचुरल रिसोर्स के तरीके से यूज करो, इस तरीके से यूज मत करो कि भाई इसको तो कितना भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक थिंग इज लैंड यूज की डेफिनेशन, ये किस किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं और इनका ये भी आ सकता है। अच्छा, कम्युनिटी लैंड में ना इट्स काइंड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ इट्स काइंड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे तुम पार्क्स का भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे पार्क्स होते हैं वो एक कम्युनिटी लैंड में आ जाते हैं कि हाँ भाई उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। अब एक तो पार्क ऐसे होते हैं जो कुछ एक सोसाइटी ने उसको कर रखा है अपने अंडर में, बट कुछ पब्लिक पार्क्स भी होते हैं जहाँ पे किसी भी सोसाइटी वाले को या किसी और को भी जाना मना नहीं होता। तो पार्क्स कैन बी एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी लैंड जस्ट बिकॉज दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। अब इस चैप्टर को जरा लैंड कंजर्वेशन तक अच्छे से रीड कर लेना एक बार अपनी बुक में से भी, और ये जो मैंने वीडियो डाली है इसको देखने के बाद अपनी बुक में से जरूर रीड करना। और अगर फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू गाइस कैन कमेंट, और इससे ना हमें थोड़ी सी सीख भी मिलती है कि हाँ भाई हम इंडस्ट्रीज डेवलप करें अपनी, हम एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करें, हम सब कुछ करें, बट एक ध्यान में रखते हुए कि लैंड क्या चीज है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको नेचुरल रिसोर्स की तरीके से यूज करो। अगर खत्म हो गया, लोग क्या कर रहे हैं, लैंड को बढ़ाने के लिए वाटर पे रहने का सिस्टम कर रहे हैं, उसके बाद फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी कोरोना ने हमें क्या सीख दी कि ग्रो मोर ट्रीज, ग्रो मोर प्लांट्स जस्ट बिकॉज देयर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरमेंट, ठीक है। तो अगर हमें इस चीज के बाद भी ये सीख नहीं मिलती है तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है वैसे तो। बट यही चीज है कि लैंड को इतना ज्यादा एक्सपैंड मत करो, हर एक चीज की एक जगह है। फॉरेस्ट को फॉरेस्ट की जगह पे रहने दो, सी लेवल को सी लेवल की जगह पे रहने दो, वहां पे भी इंडस्ट्रीज और हाउसिंग करने की कोशिश मत करो। दिस इज द बेसिक मोरल ऑफ दिस, ओके। सो हाँ, एक बार ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर बुक से जरूर रीड करना, और अगर फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम हेयर, यू गाइज कैन कॉमेंट योर डाउट्स। अच्छे से रीड करना, बिल्कुल समझ के, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से देखना, और क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं वो सब भी देखना एक बार।